So here we go, my friends, and in this session we are doing something amazing, and that is your questions of the study material. Question number 1: subscribe capital of a company is never more than issued capital, is never less than the issued capital, always equal to the issued capital, or prescribed percentage of the issued capital. Friends, it's a common sense that whatever capital you issue, let's say you issue 1 lakh rupees of capital, either they can subscribe for 1 lakh rupees or they can subscribe for a lesser amount than 1 lakh, but they can never subscribe for more than the issued capital. This is what I think. They cannot subscribe for more than the issued capital. तो सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों वो इशूड से ज़्यादा तो नहीं हो सकता. कई बार ऐसा होता है कि आपने 1 लाख इशू करे, बट जब आप इशू करते हैं शेयर को, आपके पास 2 लाख रुपए की जो है एप्लीकेशन मनी आ जाती है या रिक्वेस्ट आ जाती है. बट डेफिनेटली आप जो हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर पाएंगे वो 1 लाख से ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने इशू ही 1 लाख रुपए करा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि सब्सक्राइब कैपिटल जो है दैट कैन नेवर बी मोर देन द इशूड कैपिटल. राइट. क्वेश्चन 2 कहता है कंपनी में कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक by passing a special resolution or ordinary resolution with prior approval of tribunal or all of the above. शेयर्स को स्टॉक और स्टॉक को शेयर में आप कर सकते हैं जस्ट बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तो यहाँ पर जो है कहीं भी लिखा कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है. यहाँ ये ज़रूर लिखा है कि अगर आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि वोटिंग परसेंटेज चेंज हो सकता है, उस केस में ट्राइब्यूनल की अप्रूवल की ज़रूरत है. पर अगर आपको जो है ये सब नहीं करना है, मतलब कि आपको जो है वोटिंग राइट्स वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आपको ट्राइब्यूनल की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. आप जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी कर सकते हैं. पर ये चीज़ जो है आपकी बुक में नहीं दे रखी है, तो आपको पता होनी चाहिए. दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर 2 विल बी सेलेक्टेड. पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर विच द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक एंड शेयर्स अलॉटेड टू देम इज नोन एज. बताइए. तो आपने इशू करा और इशू के बाद एप्लीकेशन कितनी आई, तो वो हो गया कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा आपकी कैपिटल के लिए. Shares which are issued by a company to its directors or employees at a discount or for a consideration is known as not equity share, not preference share, not redeemable preference share, but sweat equity shares. ये तो आपको पता ही होगा. Article of Association of a private company states that it will issue preference shares which will have preference of dividend only but no preference of repayment of capital. Can it issue such preference shares? बताइए 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 बताइए. तो यहाँ जो है सेक्शन 43 जो है अगर आप देखेंगे, उसमें पहली क्लास में हमने देखा था कि भैया देखो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है. वहाँ बताया था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है जो प्रेफरेंस देती है ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट. बट वो जो है, वो जो सेक्शन है वो प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता. ये स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था. अगर आप चाहें तो दोबारा से देख सकते हैं. वैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो सेक्शन नंबर 43 है, ये देखेंगे आप नीचे जो आएगा, सेक्शन नंबर 43 जो है नीचे आएगा, ये देखिएगा. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 शेल नॉट अप्लाई. अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम में ऐसी कुछ बात लिखी है कि अप्लाई नहीं करेगा तो नहीं करेगा. प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट किया गया है. और 43 में दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो है प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट. तो यहाँ उन्हें बेनिफिट दिया है तो ठीक है, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा. सिंपल है. पॉइंट नंबर 6 कहता है कंपनी इशूड 10% डिविडेंड shares with the right to participate in surplus profit every year. Though these shares does not have preference of repayment of capital, but they have preference of payment of arrear of dividend at the time of winding up. Can you tell me कि ये शेयर्स कौन से हैं? सोच कर आप बता सकते हैं क्या ये इक्विटी शेयर है क्या, जिनको कुछ प्रेफरेंस मिली है कुछ नहीं मिली है? बताइए बताइए दोस्तों. इनको जो हम बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बोलते हैं. डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर हैं जो टाटा मोटर ने भी इशू करे हैं और उसके डीवीआर के शेयर्स आते हैं. हालांकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट का टॉपिक मुझे करवाना बाकी है, मैं आपको ज़रूर कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल स्टेट्स दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल हैव द राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन. क्या ये ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है, आप मुझे बताएंगे. बताइए 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 बताइए. लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल कहती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वोट कर सकते हैं सभी रेजोल्यूशन पर. क्या ये ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती है? सेक्शन नंबर 47 की बात हो रही है इसमें.
अगर हम यहाँ पर देखें सेक्शन 47 सर्च करें तो कहाँ कहाँ पर आएगा सेक्शन 47, देखते हैं ज़रा। राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, सेक्शन 47। तो सेक्शन 47 हमने नहीं करा है, जब हम करेंगे डेफिनेटली हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। ये जो है सेक्शन 47 होने के बाद आप ज़रूर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं। जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज़ टू बी हेल्ड ऑन 30 अप्रैल 2020। कंपनी हैज़ नॉट पेड डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2019. Also, it has not paid dividend for the year ending 2020. Articles does not specify any last date for the payment of dividend. In this case, preference shareholders will have the right to vote. काफ़ी सारे जो है प्रोविजंस हैं, क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। तो भैया अगर आप डिविडेंड टाइम पे नहीं करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वोट कर सकते हैं, अगर आपने डिविडेंड टाइम पे नहीं किया है। ऑप्शन ए और सी तो नहीं होगा, 2 बच गए। लास्ट कहते हैं विल हैव अ राइट टू वोट बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट इन जनरल मीटिंग। जी नहीं, विल हैव राइट टू वोट बिकॉज डिविडेंड फॉर लास्ट 2 ईयर्स हैव नॉट बीन पेड। जी हाँ, उन्हें वोटिंग राइट मिल जाएगा क्योंकि उनका डिविडेंड पे नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, हालांकि सारे ट्रिकी आते हैं बट आपको दिमाग खोल के रखना होगा। ये भी अगेन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ये हम लास्ट टॉपिक करने की बात करेंगे, या फिर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं जब लास्ट टॉपिक हो जाए डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला। क्वेश्चन 10 कहता है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर टू बी इशूड बाय द कंपनी शुड पास स्पेशल रेजोल्यूशन। देयर इज नॉट लिमिट एज टू मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। कंपनी शुड सीक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स द इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी टू द डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट प्राइस और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट की बात करी गई है, तो डेफिनेटली स्वेट इक्विटी के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। यू कैन गिव डिस्काउंट एज मच यू वांट, तो बी स्टेटमेंट भी सही हो गई है। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, वो भी है अदर देन कैश देते हैं आप, डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ को देते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह को आप देते हैं, डिस्काउंट प्राइस पर देते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये फॉल्स है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। जी नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। राजेश इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वांट्स टू इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 ईयर्स फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है आप 30 साल तक के लिए कर सकते हैं, राइट। जहाँ तक मुझे पता है हम 30 साल तक के लिए कर सकते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि 30 साल तक कर सकते हैं, वही ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ़ अ कंपनी हैव ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 6 लाख रुपीज़ जिसमें 5 लाख रुपये पेड अप हैं एंड अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ 2 लाख रुपीज़। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि उसका लोन जो है शेयर में कन्वर्ट हो जाए। इस केस में सच ऑर्डर हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग। भाई देखिए जो 6 लाख रुपये का आपका ऑथराइज कैपिटल है, 5 लाख जो है आपने जो है पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर लोन शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया तो शेयर कैपिटल हो जाएगी 7 लाख, यानी ऑथराइज कैपिटल 6 लाख से 7 लाख बन जाएगी। तो यानी कि जो कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, आप मुझे बताइएगा। बढ़ेगी ना, पेड अप शेयर कैपिटल भी बढ़ेगी। जी हाँ, बढ़ जाएगी, 7 लाख हो जाएगी, और सब्सक्राइब कैपिटल भी बढ़ जाएगी, तो यानी कि सारी की सारी कैपिटल बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट आ गया ऑल ऑफ द अबव। और हाँ, इसके लिए आपको कोई अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी ऑथराइज कैपिटल सब कुछ बढ़ गई, लोन कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन 13 कंपनी बॉट बैक 10% ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन मार्च 2020। इट वांट्स टू फर्दर बाय बैक 10% इक्विटी शेयर इन अप्रैल 2020। तो मार्च 20 है एक पिछला साल, अप्रैल 20 है नेक्स्ट ईयर। हालांकि ये ज़रूर है कि एक बार आपने कर लिया बाय बैक तो उसके बाद आप 12 महीने तक नहीं कर सकते, 2 बायबैक में जो है 12 महीने का जो है गैप होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा मेरे हिसाब से, बाकी और ऑप्शंस भी आ रही हैं। लास्ट है फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू। तो ऐसा है कि इसके प्रोविजन चेंज हो गए हैं, तो ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए जो है आपको दोबारा से देखना पड़ेगा और क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वीआरएस कंपनी लिमिटेड इज होल्डिंग 45% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स इन एसवी कंपनी लिमिटेड। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात कहता है कि एक कंपनी में वीआरएस लिमिटेड ने 45% की होल्डिंग रखी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसवी कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट जो है 2017 में करी गई थी एसवी कंपनी लिमिटेड, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रेज द शेयर कैपिटल बाय इशूइंग फर्दर इक्विटी शेयर्स। नए इक्विटी शेयर इशू करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा है ऑफ एसवी कंपनी लिमिटेड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजॉल्व नॉट टू ऑफर एनी शेयर टू वीआरएस कंपनी लिमिटेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि हम वीआरएस कंपनी लिमिटेड जो कि ऑलरेडी शेयर होल्डर है, 45% इक्विटी शेयर्स हैं, उसे हम नए शेयर्स का कोई भी हिस्सेदारी नहीं देंगे, ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज ऑलरेडी होल्डिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बताइए क्या सही रहेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है एसवी कंपनी लिमिटेड का,
प्रोवाइड्स दैट द न्यू शेयर्स बी ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। हालांकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि आप जब भी कोई नए शेयर इशू करेंगे तो वो सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करेंगे। 1 मार्च 2017 को नए शेयर जो हैं ऑफर करे जाते हैं। आप इस डेट को 2020, 21, 22 मान लेना भाई, ये बुक में जो है पुराने ईयर्स लिखे हुए हैं। नए शेयर जो हैं सभी शेयर होल्डर को ऑफर करे जाते हैं वीआरएस कंपनी लिमिटेड को छोड़कर। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एग्जामिन करें कि क्या बोर्ड का डिसीजन सही है या नहीं है। दोस्तों ये जो है सेक्शन 62 में हमने जो है राइट इशू पढ़ा था, और राइट इशू जो पढ़ा था वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि कंपनी चाहे तो, जिसकी शेयर कैपिटल है, चाहे तो प्रपोज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। हालांकि वो शेयर जो है वो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है देगी एज एट द डेट ऑफ द ऑफर इन प्रपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। यानी कि सेम प्रपोर्शन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर देने चाहिए, ऐसा आपका सेक्शन 62 भी बोलता है। एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, आर्टिकल्स जो हैं एसबी लिमिटेड के, एसबी कंपनी लिमिटेड के, उसमें भी लिखा हुआ है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेंगे। हालांकि कंपनी ने जो है नए शेयर जो हैं सभी को ऑफर करें, बट वीआरएस कंपनी लिमिटेड को ऑफर नहीं करे हैं, जिसके पास मेजॉरिटी शेयर थे। हालांकि एसबी कंपनी लिमिटेड के पास ऐसी कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसा कर पाए। देयरफॉर इन द गिवन केस, एसबी लिमिटेड का जो डिसीजन है नॉट टू गिव एनी फर्दर शेयर टू वीआरएस कंपनी लिमिटेड on the ground that VRS company limited already holding a high percentage of share is not tenable, is not valid, and that is in violation of the provision of section 62 subsection 1 clause A। तो ऐसे आपको जो है आंसर फ्रेम करके लिखना पड़ेगा कि एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 62 क्या बोलता है, केस में क्या दे रखा है और क्या होना चाहिए। तो अब यार जितना आपको याद है आप उसके हिसाब से जो है बेस्ट आंसर लिख कर आ सकते हैं, और यही वजह है कि हम अगर एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं लिखते तो नंबर थोड़े से कम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ मार्स इंडिया लिमिटेड डिजायर टू अल्टर द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ देयर कंपनी, एडवाइज देम अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अबाउट द वेज इन विच द सेड क्लॉज मे बी अल्टर्ड। तो ये कह रहे हैं कि आप कैपिटल क्लॉज को कैसे अल्टर कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसका जो कैपिटल क्लॉज है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ना अल्टरेशन ऑफ कैपिटल में इसका जिक्र किया हुआ है। आप चाहें तो अपनी ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो डेफिनेटली आप मेमोरेंडम जो है उसे आप अल्टर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं ऑथराइज कैपिटल। आप चाहें तो कंसोलिडेट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं अपनी शेयर कैपिटल को इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स। हालांकि जहां पर आप शेयर का वोटिंग राइट चेंज होगा, वोटिंग परसेंटेज चेंज हो सकता है, वहां ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ सकती है। आप चाहें तो स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इकट्ठा अमाउंट में डाल सकते हैं, फिर उसको जो है फिर तोड़ मरोड़ सकते हैं कि 1 रुपये की कैपिटल को 10 में, 10 को 1 रुपये में, ऐसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। डिनोमिनेशन में चेंज कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द शेयर और होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर्स फॉर अ स्मॉलर अमाउंट देन इज फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम कि 10 रुपये का शेयर तो 1 रुपये का कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। कैंसिल भी कर सकते हैं शेयर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन विच हैव नॉट बीन एग्री टू बी टेकन बाय एनी पर्सन, किसी ने लिया नहीं तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से जो है आप अल्टर कर सकते हैं। अल्टरेशन कैसे होती है कैपिटल, एक तो आपका आई थिंक इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में है अल्टरेशन कैसे होगी, बट यहाँ पूछे थे कि कौन कौन से वेज हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अबाउट द वेज इन विच द सेड क्लॉज में बी अल्टर, मतलब यानी किन किन तरीकों में आप जो है चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। तो वो आपसे यहाँ पूछा गया था। अगर आप प्रोसीजर लिख कर आए थे कि अल्टरेशन कैसे करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, आरओसी में सबमिट करते हैं, वो तो गलत हो जाता। वेज पूछ लिए तो वेज में आपको जो है इस सेक्शन का रेफरेंस देना था कि कैसे आप जो है अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं, और वो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में दे रखा था। फर्दर सेक्शन 64 में दे रखा है वेयर अ कंपनी अल्टर्स इट्स शेयर कैपिटल इन एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड वे, कंपनी जो है एक नोटिस जरूर फाइल करेगी रजिस्ट्रार को विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच अल्टरेशन, और इंक्रीज और रिडेम्पशन जो भी आप करते हैं आप ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो है आपको मेमोरेंडम जो है अल्टर मान लिया जाएगा। मेमोरेंडम शेल बी अल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंप्लाइंस विद अदर प्रोविजंस, जो कि सेक्शन 13 में दे रखे हैं, और वो हमने पहले करे थे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम करे थे। जो भी मेमोरेंडम चेंज हुआ है वो अल्टर्ड मेमोरेंडम भी सबमिट करेंगे, और मेमोरेंडम जो चेंज होगा एक्चुअली में जो अल्टर किया जाएगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज किया जाएगा, और सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करके चेंज किया जाएगा मेमोरेंडम, जो हमने शायद स्टार्टिंग में किया था इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में। तो मतलब कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार पढ़ोगे क्वेश्चन क्लिक होगा कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है, तब जाकर जो है आप कर पाएंगे। क्वेश्चन 3 कहता है रमेश हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली
उसने जो एक ट्रांसफर डीड को भेजी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू द कंपनी एट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई। तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ट्रांसफर डीड भेज दी, यहाँ लिखा हुआ है पहली 2 लाइन में। हालांकि ही डिड नॉट रिसीव द शेयर सर्टिफिकेट इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पैच ऑफ द ट्रांसफर डीड। अब 4 महीने जो है बहुत होते हैं, 4 महीने तो 120 दिन होते हैं, तो उसको जो है नहीं मिला, उसको रिसीव नहीं हुआ शेयर सर्टिफिकेट। ही लॉन्च्ड अ क्रिमिनल कंप्लेन इन द कोर्ट एट न्यू दिल्ली। डिसाइड करना है वेदर द कोर्ट एट न्यू दिल्ली इज कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन इन द सेड मैटर। अब आपको बताना है दोस्तों, 4 महीने बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, यहाँ देख सकते हैं आप 4 महीने एक्सपायर हो गए, वो वेट करता रह गया। अगर आप देखेंगे ना जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट नाउ ट्राइब्यूनल, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो सेक्शन 56 है, सब सेक्शन 4 है, रेफरेंस दे सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं दे सकते यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी कंपनी अनलेस प्रोहिबिटेड बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी shall deliver the certificate of all shares transferred within a period of 1 month from the date of receipt by the company of the instrument of transfer। तो 1 महीने का टाइम पीरियड दे रखा है, जैसे रिसीव हुआ कंपनी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, उसे जो है सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, नया वाला शेयर सर्टिफिकेट डेफिनेटली। फर्दर सेक्शन 56 सब सेक्शन 6 कहता है कि जहां डिफॉल्ट किया गया है, सब सेक्शन 1 से 5 के बीच में कोई भी सब सेक्शन का उल्लंघन किया गया है, डेफिनेटली विच डील्स विद द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कंपनी को जो है फाइन देना पड़ सकता है 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। एवरी ऑफिसर जो होगा जिसने डिफॉल्ट किया 10,000 से 1 लाख रुपीज तक का फाइन देना पड़ सकता है। ज्यूरिसडिक्शन बाइंडिंग ऑन द कंपनी इज दैट ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो उस केस में न्यू दिल्ली के कोर्ट में तो नहीं, बट आपको मुंबई वाले कोर्ट में जो है आप जा सकते हैं। तो दिल्ली का जो कोर्ट है कॉम्पिटेंट नहीं होगा, क्योंकि आप दिल्ली में भले ही रहते हैं बट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है मुंबई में है। तो आपको जो भी जहाँ भी जाना होगा वो आप मुंबई में फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मिस्टर वाई एक ट्रांसफरी है जिन्हें 250 इक्विटी शेयर जो है BRS लिमिटेड के मिले हैं फ्रॉम मिस्टर एक्स जो कि ट्रांसफरर है, बट द सिग्नेचर ऑफ मिस्टर एक्स द ट्रांसफरर ऑन द ट्रांसफर डीड वॉज फोर्स्ड। फोर्स का मतलब है जबरदस्ती, जो है किसी ने जो है जाली दस्तखत जो है करे हुए हैं, फोर्स का मतलब तो ये हो गया। मिस्टर वाई जो है आफ्टर गेटिंग द शेयर्स रजिस्टर्ड बाय द कंपनी इन हिज नेम सोल्ड 150 इक्विटी शेयर टू मिस्टर जेड। अब इन्हें तो पता नहीं भैया कि जो एक्स के शेयर हैं वो जाली हैं क्या है, उन्होंने तो जो है सही मान कर लिए, रजिस्टर कराया, आगे भी भेज दिया, मिस्टर जेड ने खरीद भी लिया 150 शेयर ऑन द बेसिस दैट द शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय BRS लिमिटेड कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय BRS लिमिटेड। ठीक है सर। X and Z were not aware of the forgery. State the rights of Mr. X, Y and Z against the company with reference to the aforesaid shares. अब ऐसा जो क्वेश्चन है हमने ऐसा क्वेश्चन जो है पढ़ा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन का आंसर हमने कहीं किया ही नहीं, पूरा चैप्टर हमने कर लिया बट ये तो आया ही नहीं। तो ये चीज़ आपको जो सीखने मिल रही है क्वेश्चन के साथ ही आपको सीखने मिल रही है कि इस केस में जो है आंसर में कोई नई बात होगी तो उसे भी हम जानेंगे। थैंक यू सो मच ICA आपने MCQ डाला है, अदरवाइज तो वाट लग जाती। इतनी चीज़ें हैं कि रूल्स का आपने मेंशन ही नहीं करा है रूल्स में अपनी बुक में, और उसके बाद वो आ जाती है पेपर में, तो वो हम कैसे लिखें। तो जो बुक में आंसर है वही होना चाहिए ना, बुक के बाहर से आ जाता है, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ तो सेक्शन 46 का रेफरेंस देकर बोलते हैं, 46 में लिखा है शेयर सर्टिफिकेट वंस इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, या फिर उसे जो है 2 डायरेक्टर साइन भी कर सकते हैं, 1 डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है, या कंपनी सेक्रेटरी है, वो एक जो है प्राइम फेकी एविडेंस होता है कि भैया ये जो इशू करा गया यही जो है डॉक्यूमेंट है, आपको जो है शेयर का हकदार बनाता है। Therefore, a normal course person named in the share certificate is for all the practical purpose is the legal owner of the share, और कंपनी जो है उसको टाइटल डिनाई नहीं कर सकती। हालांकि अगर फोर्जरी करी गई है, ट्रांसफर जो है जबरदस्ती लिया गया है, गलत साइन करे हुए हैं, तो उसे हम नलिटी बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं कि वो माना नहीं जाएगा। इट डज नॉट गिव दी ट्रांसफरी एनी टाइटल टू द शेयर्स, क्योंकि वो फोर्स थे, जो आपने एक्स ने वाई को दिया, अगर वो गलत ही डॉक्यूमेंट है, गलत साइन है, तो फिर वो ट्रांसफर फोर्स हो गया, नलिटी हो गया, मतलब उसको नहीं माना जाएगा। सिमिलरली एनी ट्रांसफर मेड बाय वाई टू जेड विल ऑल्सो नॉट गिव गुड टाइटल टू द शेयर्स, एज द टाइटल ऑफ द बायर इज ओनली एज गुड एज दैट ऑफ द सेलर। अब भाई तुमने लिया ही गलत है तो तुम ओनर ही ठीक नहीं बने, तो आगे तुम कैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। देयरफॉर इफ द कंपनी एक्ट्स ऑन द फोर्स्ड ट्रांसफर एंड रिमूव्स द नेम ऑफ द रियल ओनर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, देन कंपनी इज बाउंड टू रिस्टोर द नेम ऑफ एक्स as the holder of the shares and pay him any dividends which he ought to have received.
इन द गिवन केस जो एक्स है उसके पास राइट है अगेंस्ट द कंपनी टू गेट द शेयर्स रिकॉर्डेड इन हिज नेम, हाउएवर नाइदर वाई नॉर जेड हैव द राइट अगेंस्ट द कंपनी इवन दो दे आर बोनाफाइड परचेजर्स, but Z acted on the faith of the share certificate issued by the company, he can demand compensation. However, Y seems to be perpetrator of the forgery. He will be liable both criminally and for compensation to X and Z and the company. क्या हो गया इसका मतलब? जरा दोबारा से समझते हैं इसको. Y एक ट्रांसफरी है, उसने 250 इक्विटी शेयर ले लिए BRS लिमिटेड के फ्रॉम मिस्टर एक्स द ट्रांसफरर. तो मिस्टर एक्स से लिए तो मिस्टर एक्स ने दिए नहीं होंगे. तो ये तो वाई की मिस्टेक है कि भैया एक्स की परमिशन के बिना जो है गलत साइन करवा कर लिया गया है, ज़बरदस्ती साइन करा कर लिया गया है. तो वाई जो है लाइबल होगा इस केस में, क्रिमिनली भी और अदरवाइज भी लाइबल होगा भाई, लाइबल होगा. जेड जो है, जेड भोला वाला इंसान है, जेड को क्या पता वाई ने गड़बड़ी करी है. वाई ने एक्स से शेयर ली, एक्स से सही मायनों में शेयर लिए ही नहीं है और एक्स को पता नहीं क्योंकि एक्स ने तो एक्चुअली में साइन ही नहीं करे ना. तो एक्स भी लाइबल नहीं है, जेड भी बेचारा कंपनसेशन मांग सकता है. पर हाँ, कंपनी के अगेंस्ट वाई और जेड नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअल ओनर कौन है, एक्स ही है. तो अगर जाली दस्तखत लिए गए हैं तो उसे हम बिल्कुल ही वॉइड मानते हैं, नलिटी मानते हैं. और जो एक्चुअल ओनर होगा उसी का नाम जो है रजिस्टर में आएगा और वो डिविडेंड का हकदार होगा. जिसने गलती करी है वो पनिशेबल होगा. सिंपल सी बात है. क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहता है. डेटा लिमिटेड लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे इनकॉर्पोरेट करी गई थी 2018 में. पेड अप शेयर कैपिटल थी 200 करोड़. विद इन दिस स्मॉल टाइम ऑफ 4 months इट हैज अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड हैज टॉप द चार्ट फॉर इट्स हाई एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरमेंट. कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर जो है इशू करना चाहती है अपने एम्प्लॉय को. जो फ्रेंड है सीईओ के, सीईओ ऑफ द कंपनी हैज टोल्ड हिम दैट दे कैन नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एज 2 years हैव नॉट elapsed सिंस द कंपनी हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन. सीईओ ऑफ द कंपनी अप्रोच यू कि क्या ऐसी कोई कंडीशन है क्या, बताइए. सिंस देयर कंपनी इज जस्ट अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ही आप स्वेट इक्विटी शेयर जो है इशू कर सकते हैं? ऐसा कहीं पे रूल पढ़ा है क्या? तो स्वेट इक्विटी शेयर के आपको प्रोविजंस लिखने हैं इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में. आप डायरेक्टली एक लाइन में लिख कर आ जाएंगे नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं, तो बात खत्म नहीं होगी. आपको स्वेट इक्विटी का इशारा मिल रहा है तो स्वेट इक्विटी शेयर के प्रोविजंस लिखने बनते हैं कि सेक्शन 54 बोलता है कि आप अगर ऑथराइज्ड हैं बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन में लिखा है कितने नंबर ऑफ शेयर, क्या मार्केट प्राइस पे आप देने वाले हैं, कौन से क्लास को देने वाले हैं, और जहां कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो स्वेट इक्विटी शेयर जो इशू होने वाले हैं वो रेगुलेशन ऑफ द सेबी के हिसाब से इशू होने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं. राइट्स लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं स्वेट इक्विटी शेयर की वो सेम होगी जो बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती हैं. यहाँ 2 साल की बात तो कहीं नहीं लिखी हुई है. तो बाय फॉलोइंग द कंडीशन इज मेंशन्ड अबव इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस दैट द कंपनी इज जस्ट अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. नो सच टाइम लिमिट ऑफ 2 years इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन, स्पेलिंग ठीक कर लेना, सेक्शन 54. तो जब प्रोविजंस याद होंगे तब तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोविजन याद नहीं होंगे तो क्या करेंगे? एक भी पॉइंट पर क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का, तो सारे पॉइंट पता होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6, Walnut Limited has an authorized share capital of 1 lakh equity shares of 100 per share and an amount of 3 crore in its share premium account. बायबैक का क्वेश्चन तो नहीं है, होगा बायबैक का क्वेश्चन होगा. देखते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सीक कर रही हैं आपकी एडवाइस अबाउट दी एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट. अच्छा, बायबैक का क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ पूछ रहे हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, दिमाग कम लगाना है, रटा हुआ है, याद है शेयर प्रीमियम का क्या यूज़ होता है तो कर सकते हो. जो भी अमाउंट आप फेस वैल्यू से ऊपर की रिसीव करते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाती है, वो आप लिख कर आ सकते हैं. उसका क्या क्या यूज़ है? फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्काउंट या कमीशन आपने दिया है शेयर डिवेंचर के इशू पे उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर को जब आप रिडीम करेंगे प्रीमियम पर उस प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, अपने शेयर को परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है मे बी अप्लाइड बाय सच क्लास ऑफ कंपनी जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है. वो जो है बोनस शेयर के लिए डिस्काउंट कमीशन और अपने शेयर को परचेज करने के लिए यूज़ कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 7, ओलफ लिमिटेड सब्सिडरी है पीक्यू लिमिटेड की डिसाइड टू गिव अ लोन ऑफ 4 लाख रुपीज टू इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हु इज नॉट अ KMP and drawing a salary of 30,000 per month to buy 500 partly paid equity shares of 1,000 each. तो 500 रुपये का शेयर है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000, 50,000, 5 लाख,
तो 5 लाख रुपए बाई करने के लिए जो है 4 लाख रुपए का लोन दे रही है। सैलरी है 30,000, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 6 महीने होता है 1,80,000। तो देखा जाए तो 6 महीने की सैलरी से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। बट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि 6 महीने की जो सैलरी है वो होती है 1.8 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इनवैलिड हो गया। और शेयर जो सब्सक्राइब्ड है पार्टली पेड अप है। हाउएवर बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली फॉर इशूइंग दी फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ये क्या लिखा है, पार्टली पेड अप है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 500 जो है पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल, पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए पैसे दे रही है, लोन दे रही है। तो पहले आप कंडीशंस लिख कर आएंगे कि एम्प्लॉय जो है की मैनेजमेंट पर्सनल नहीं होना चाहिए, की मैनेजरियल पर्सनल नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा की सैलरी से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा, और फुल्ली पेड शेयर्स होंगे तभी उसके लिए मिलेगा लोन। 30,000 रुपीज़ की सैलरी है तो 1,80,000 बनते हैं, और फुल्ली पेड भी नहीं है शेयर, तो नहीं कर सकते, आप इतना लोन नहीं दे सकते हो। क्वेश्चन 8 कहता है मार्स इंडिया लिमिटेड जो है ओड टू सुनील 1,000 रुपीज़। On becoming this debt payable, the company offered Sunil 10 shares of 100 each in full settlement of the debt. Said shares were fully paid and were allotted to Sunil. Examine the validity of this allotment in the light of provisions of Companies Act 2013. बताइए क्या ऐसा कंपनी कर सकती है, नहीं कर सकती है? देखिए, अगर कंपनी चाहे तो अपनी जो है शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है अंडर सेक्शन 62। ये फिर वही आ गया पहले वाला सेक्शन। At any time, a company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by issue of further shares, either for cash or consideration other than cash. Such shares may be offered to any person if it is authorized by special resolution and if the price of such shares is determined by a valuation report. याद है आपको, हमने वहाँ पढ़ा था कि जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं कोई बात नहीं, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं कोई बात नहीं, आउटसाइडर को आप दे सकते हो, बट एक वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवानी पड़ेगी अपने शेयर की वैल्यूएशन। इन द प्रेजेंट केस मार्स इंडिया लिमिटेड जो है एम्पावर्ड है कि वो किसी आउटसाइडर को शेयर्स इशू कर सकती है, डेट के बदले कर सकती है, और डेफिनेटली ये डेट जो है कोई कन्वर्टिबल डेट नहीं था, फिर भी जो है इनको इशू करना चाहते हैं और सुनील लेने के लिए राजी है, तो दिक्कत क्या है, कर सकते हैं। हालांकि जो इशू है दैट विल बी क्लासिफाइड एज इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि कैश तो आया नहीं, इशू करा बदले में पैसे तो आए नहीं, डेट माइनस हो गया। यहाँ पे लोन आ रहा था 1,000 रुपये का एक तरह से, तो डेट हट गया और वो शेयर कैपिटल 1,000 रुपये से बढ़ गई, तो ये शेयर कैपिटल इंक्रीज अल्टर करने वाले उसमें आ गया, इंक्रीज करने वाले उस प्रोविजन में आ गया। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मेंबर्स का, कि मेंबर्स को तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, और वैल्यूएशन भी डेफिनेटली करवानी पड़ेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज, वेदर द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज डिवेंचर ट्रस्टीज। अब डिवेंचर ट्रस्टीज कौन हो सकते हैं, इसका तो आपको बुक में कहीं पर करवाया नहीं था। क्या शेयर होल्डर जिसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, कोई क्रेडिटर जिसने 499 रुपीज़ जो है वो करे हुए हैं, या फिर पर्सन जिसने गारंटी दी हुई है फॉर रिपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी। तो डिवेंचर ट्रस्टीज जो है दोस्तों, अगर 500 से ज़्यादा लोगों को आप इशू करने वाले हैं, सब्सक्राइब करेंगे जो आपके डिवेंचर्स के लिए, उस केस में जो है आपको डिवेंचर ट्रस्टीज जो है अपॉइंट करना होता है। तो पहली बात आप ये लिख कर आएंगे, जो रूल्स फ्रेम्ड है बाय द कंपनीज एक्ट फॉर द इशू ऑफ सिक्योर डिवेंचर्स प्रोवाइड दैट बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डिवेंचर ट्रस्टीज और ट्रस्टीज और रिटन कंसेंट जो है उनसे लेनी बहुत ज़रूरी होती है कि आप डिवेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट होने वाले हो नहीं होने वाले। फर्दर नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज डिवेंचर ट्रस्टीज, और ये हमने नहीं किया है, बुक में तो नहीं था, पता नहीं कहाँ था, मुझे तो पता नहीं, पर हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ज़रूर कर रहे हैं। कोई भी इंसान डिवेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट नहीं हो सकता अगर उसके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं, या वो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, KMP है, और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉई है ऑफ द कंपनी, या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का, या बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है फॉर एनी मनी which are to be paid by the company otherwise than as remuneration payable to the debenture trustees। मतलब कि कोई पैसा उसको वो लेने का हकदार है कंपनी से, या फिर इंडेप्टेड है टू द कंपनी, या उसको कंपनी को देना है, कर्ज देना है, या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी को एसोसिएट कंपनी को देना है, या अदर सब्सिडरी कंपनी और सच होल्डिंग कंपनी को देना है, या उसने गारंटी दी हुई है कि कोई बंदा नहीं दे पाया, आपको पैसा नहीं दे पाया कंपनी को तो मैं दे दूंगा, या उसका कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है विद द कंपनी, और अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो है करीब करीब 2% ऑफ द टर्नओवर टोटल इनकम, या फिर 50 लाख रुपए विच एवर इज लोअर करेंट ईयर में या पिछले 2 सालों में। रिलेटिव ऑफ अ प्रमोटर भी नहीं होना चाहिए, और एनी पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डायरेक्टर और KMP। तो ये सब लोग जो है डिवेंचर ट्रस्टीज नहीं हो सकते। अब ये कहाँ पढ़ा हमने, शायद पहले कभी कहीं पढ़ा होगा, इस चैप्टर में तो मुझे दिखा नहीं। अगर आपको ये पॉइंट्स याद है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि डिवेंचर ट्रस्टीज कौन अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। अब ये याद होगा तो फिर आप लिख कर आएंगे कि हाँ भाई देखो, शेयर होल्डर है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, शेयर होल्डर मतलब नाम के लिए आ रहा है बट एक्चुअल में बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और का है, इसलिए अपॉइंट हो सकता है। क्रेडिटर है, ओज एनी अमाउंट, कैन नॉट बी अपॉइंटेड। इंडेप्टेड है वो तो फिर इंडेप्टेड टू द कंपनी हो गया, इसमें आ जाएगा।
कंपनी को पैसा देना है तो फिर वो भी नहीं हो सकता है। पर्सन हु हैज़ गिवन अ गारंटी वो भी नहीं हो सकता है। तो ये दो है, ये दोनों लोग नहीं हो सकते, राइट। अब कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया। डिबेंचर ट्रस्टीज कब अपॉइंट करने होते हैं, पहली बात। कौन अपॉइंट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, दूसरी बात। ये लोग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तीसरी बात। तो करीब करीब 4 नंबर का तो नहीं, तो सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये जो इतना बड़ा किया है, ये 8 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। आजकल नहीं आते, छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल वी शुड बी प्रिपेयर्ड। एटलीस्ट जो हमारे क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं वो तो हम ट्राई करें ना। मिस्टर नीलेश है, उसने ट्रांसफर करे 1000 शेयर्स ऑफ परफेक्ट लिमिटेड टू मिस मुक्ता। द कंपनी हैज रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डज नॉट इवन सेंड अ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। आप बताइए क्या कर सकते हैं, बताइए बताइए प्रोविजंस क्या कहते हैं। देखिए आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, और क्या आप कर सकते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो परफेक्ट लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, यानी कि एक पब्लिक कंपनी है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं। सेक्शन 58 बोलता है, सब सेक्शन 4 बोलता है, अगर पब्लिक कंपनी ने विदाउट सफिशिएंट कॉज रिफ्यूज कर दिया है रजिस्टर करने के लिए, 30 डेज में रजिस्टर नहीं करते हैं, उस केस में अगर कंपनी जो है इंटीमेशन देती है तो 60 डेज में, इंटीमेशन नहीं देती तो जब आपने ओरिजिनली सेंड करा था रिक्वेस्ट तो उसके 90 डेज में आप ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल जो है डायरेक्ट कर सकता है कि भाई ट्रांसफर ट्रांसमिशन जो भी है उसको रजिस्टर करो 10 दिन के भीतर, या फिर कह सकता है कि रजिस्टर को रेक्टिफाई करो और जो एग्रीड पार्टी है उसको कंपनसेट करो, डैमेजेस दो। तो इस केस में जो है मुक्ता ट्रांसफरी है। ट्रांसफरी कौन है, मुक्ता। मुक्ता को दिया गया है ना, तो मुक्ता जो है ट्रांसफरी जो है वो कर सकता है। तो यहाँ मुक्ता जो है वो अपील कर सकती है। तो कर दे भाई, कर दे कर दे कर दे, डैमेजेस जो है क्लेम कर दे। क्वेश्चन नंबर 11, Shree Limited is engaged in the manufacture of consumer goods and has got a good brand value. Over the years, it has built a good reputation and its balance sheet as at March 17 दे रखी है। आप आने वाला साल का भी ईयर ले सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल है 25 लाख रुपए, और ठीक है इशूड जो है वो कितनी है, 10 रुपये ईच शेयर है। ठीक है सर। 10 लाख शेयर इशूड है। ठीक है सर, 10 लाख रुपीज़ आ रहा है। फ्री रिजर्व है 3 लाख। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि बोनस इशू करेंगे 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर सेल्ड। 2 के बदले 1 दोगे तो 5 लाख रुपए दे रहे हो ना, 5 लाख इक्विटी शेयर आप और बोनस शेयर में दे रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो 50 लाख रुपीज़ हो गए। रिजर्व जो है करीब 3 करोड़ के। तो ठीक है सर, देखते हैं। बोर्ड वांट्स टू नो द कंडीशंस। कोई दिक्कत नहीं है, बोनस शेयर इशू करने के लिए बहुत सिंपल सी कंडीशन है, सेक्शन 63 बताता है। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से बोनस इशू कर सकते हैं, हालांकि रीवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं कर सकते हैं। इस केस में जो है आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना चाहिए, साथ में बोर्ड जो है रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, और बाद में जो है डेफिनेटली उसे जनरल मीटिंग में ऑथराइज भी करवा देंगे। इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी ने कभी डिफॉल्ट ना किया, और डिपॉजिटर्स को पेमेंट करने के टाइम, डेट को पेमेंट करने के टाइम, उनका इंटरेस्ट को पे करने के टाइम, एम्प्लॉयज़ के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं उसकी रिपेमेंट में कभी डिफॉल्ट ना किया हो, कंपनी के जो पार्टली पेड अप शेयर हैं सारे फुल्ली पेड अप हों, जो इस केस में है भी, और बाकी सारी जो प्रिस्क्राइब कंडीशन है उससे जो है कंपनी कंप्लाई करे, तो यानी कि कंपनी जो है प्रोसीड कर सकती है और 2 के बदले 1 बोनस शेयर जो है इशू कर सकती है। उसके बाद रिजर्व सरप्लस है, और सारा ऊपर का जो मेथड है वो फॉलो करने के बाद इशू किया जा सकता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ते हैं तो आपको जो है एक्चुअल में प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन जो है समझ में आएगी। यू विल बी अ बेटर पर्सन देन, अ बेटर नॉलेजेबल पर्सन देन। इसी के साथ जो है मैंने सारे क्वेश्चंस कराए। हालांकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है कवर कर लूँगा, जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो हैं कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, and we'll discuss that. We'll complete this chapter in the next class with the study material questions, and at the end what I'll do is I'll pick the revisionary test papers और मैं उसके questions भी आपको कराऊंगा। और आखिरी चैप्टर रहता है प्रोस्पेक्टस का, रहता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा नंबर का आता नहीं है, क्वेश्चन आता है, बट पहले मैं आपको आरटीबी के क्वेश्चंस करा दूंगा, और उसके बाद जो है डेफिनेटली प्रोस्पेक्टस वाला भी मैं आपको ज़रूर कराऊंगा चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है और 2-3 क्लास में हो जाएगा, और फिर उसके बाद कंपनी लॉ आपका कंप्लीट है, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको ही बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जो सीखा है इस बैच से वो यही सीखा है कि इतने बड़े चैप्टर को जो है मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं और समरी नोट्स बनाऊं आप लोगों के लिए, तो वो मैं करूंगा, कोशिश करूंगा। एग्ज़ाम से पहले एक 1 डे रिवीजन अगर मैं दे पाऊँ तो मैं ज़रूर दूंगा, और आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले उसे देख सकते हैं। इसी में लर्नजअप की ऐप में जहाँ आप अटेंड कर रहे हैं वहीं देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आएगा तो डेफिनेटली मिलेगा, और आप वही 5-6 घंटे लगा कर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।